Hello everyone, good morning, a very warm welcome to The Hindu Analysis of 28th of June 2022. I am Tanvi Sharma and मैं आपके लिए इस द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस है उसको कंडक्ट करती हूँ. स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज़ को, बट उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात. नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग. लाइफ में क्या होता है ना, डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं, हमें नहीं पता क्या चीज़ हम आगे देखने वाले हैं. तो जब लाइफ नहीं रुक रही है हमें टीच करना, ठीक है, लाइफ नहीं रुक रही है हमें कुछ बढ़िया सिखाना, तो हम क्यों स्टॉप कर लें अपनी लर्निंग्स को. अगर हम अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे तो लाइफ में अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी हम इजीली उसको फेस कर जाएंगे. तो इस नोट पर हम आज के द हिंदू एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं एंड द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. देखो, पहले पेज पर हमें देखने को मिलता है मीर्स क्विक ट्रायल केम अहेड ऑफ यूएस पाक मीट. हुआ क्या है, माजिद मीर जो है, जो कि एक डिप्यूटी चीफ माने जाते हैं ऑफ लश्कर ए तैयबा, ही वॉज रिक्रूटेड टेररिस्ट फॉर मुंबई. 26/11 का जो अटैक हुआ था, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन देखने को मिले हैं. एंड कंट्रोल रूम कहीं ना कहीं ये संभाल रहे थे उस टाइम पर. एंड ही वॉज वॉन्टेड फॉर इन्वॉल्वमेंट इन टेरर रिक्रूटमेंट एंड जो फाइनेंसिंग केसेस होते हैं फ्रांस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डेनमार्क एंड यूएस के अंदर. तो ये एक ऐसे इंसान थे जिनकी जो तलाश थी वो बहुत सारी कंट्रीज़ को थी. ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, ठीक है, मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने दिसंबर 2021 में. बट अब क्या देखने को मिल रहा है हमें कि अब बोल दिया है कि हम इनको सेंटेंस प्रोवाइड कर देंगे. अब देखो, ये जो लश्कर ए तैयबा के जो डिप्यूटी चीफ हैं, ये ऐसा डिसीजन ऐसा क्यों ले रहा है पाकिस्तान एकदम से. इस डिसीजन के पीछे उनका कोई बढ़िया मोटिव ऐसा है नहीं. उनका मेजर मोटिव ये है कि उन्हें एफएटीएफ दिखाई दे रहा है और बहुत टाइम से जो पाकिस्तान है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर बैठा हुआ है. एफएटीएफ कह रही है कि आप क्या करो, आप ऐसे डिसीजन लो जिससे हमें लगे कि हाँ, हमें आपको इससे बाहर निकालना चाहिए, इस पर्टिकुलर लिस्ट से बाहर निकालना चाहिए. बट पाकिस्तान क्या कर रहा है, अभी उन्हें देखने को मिला कि हाँ, एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है, तो क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ टाइप का डिसीजन ले लेते हैं. ठीक है, तो ये हमें इसलिए देखने को मिल रहा है. इससे रिलेटेड हमें 2 आर्टिकल्स देखने को मिले हैं पूरे न्यूज़पेपर में, तो हमें मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए. सिंस जून 2018 पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है एफएटीएफ की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की. एंड ये जो मीर हैं, जो साजिद मीर है, इनका जो हमें देखने को मिल रहा है कन्विक्शन, ये हुआ है इसलिए जिससे क्या कर सके पाकिस्तान, कन्विंस कर सके एफएटीएफ को, एन एफिलिएटेड बॉडी को, कि पाकिस्तान जो है वो सीरियस एक्शंस को ले रहा है. टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड अगर कोई भी बात आ रही है तो बहुत जल्दी डिसीजंस पाकिस्तान ले रहा है. क्लियरली देखने को मिल रहा है कि इट इज़ एम्ड एट बीइंग ग्रांटेड लीनियंसी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एट द एफएटीएफ. पाकिस्तान चाहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी लीनियंट हो जाए वेस्टर्न कंट्रीज. देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एफएटीएफ क्या है. एफएटीएफ इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है. ये बहुत सालों से इसने ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को रखा हुआ है. एंड रिसेंटली फरवरी 2021 में इन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरेट्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था. एफएटीएफ क्या करता है, एफएटीएफ बेसिकली ये देखता है कि टेरर फाइनेंसिंग में तो कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, एंड कोई भी कंट्री प्रॉपर वे में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर जो हैं वो प्रॉपरली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एंड मनी लॉन्ड्रिंग की जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं. ठीक है, ये बेसिकली एफएटीएफ का काम है. तो ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है. एंड एफएटीएफ की लिस्ट एक हो गई ग्रे लिस्ट, एक हो गई ब्लैक लिस्ट. ठीक है, ब्लैक लिस्ट जिसको हम नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ ऑफ टेरिटरीज़ के नाम से जानते हैं, इसके अंदर हमें नॉर्थ कोरिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनका नाम देखने को मिलता है. तो ये मोटे मोटे तौर पर आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि एफएटीएफ क्या है. एंड सेल्फ अवेयरनेस के बेसिस पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ जो डिसीजन है वो पाकिस्तान ले रहा है. बात करते हैं अगले आर्टिकल की. इंडियाज़ गिग वर्कफोर्स टू रीच 2.35 करोड़ बाय 2030. देखो, गिग इकोनॉमी के ऊपर प्रीलिम्स में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. द सेंटर्स पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग जो है उसने क्या किया, इट हैव रिकमेंडेड स्टेप्स जिससे हम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके गिग इकोनॉमी के वर्कर को, पेड लीव्स दे सकें, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ एंड एक्सीडेंटल एश्योरेंस हम उन्हें कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर सके. उसके बाद इरेगुलरिटी ऑफ वर्क जो है उससे देखते तहत हम क्या करें, हम पेंशन जैसी जो फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड करें. ठीक है, एंड
ये क्यों करा जा रहा है? ये इसलिए करा जा रहा है कि हमें देखने को मिल रहा है कि गिग इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। स्पेशली अगर हम कोविड-19 के बाद का जो टाइम देखें, वो देखें, उसमें हम देख सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो गिग इकोनॉमी है क्या? देखो, a labor market characterized by the prevalence of short term contract और freelance work, ठीक है, जैसे कि हम आजकल देखते हैं ऑनलाइन लोग काम करते हैं, फ्रीलैंसिंग जो होती है, ठीक है, वैसे टाइप के जो वर्क होते हैं वो गिग इकोनॉमी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं इंडल्ज। इंडिया रिक्वायर्स अ फ्रेमवर्क दैट बैलेंसेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड बाय प्लेटफॉर्म्स वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर द वर्कर्स। ऐसा कुछ किसने बोला है? नीति आयोग ने बोला है कि गिग इकोनॉमी के अंदर इतने लोग इन्वॉल्व हैं कि अब सोशल सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करने की जो डिमांड है वो हमें सामने रखनी चाहिए। एंड हमें क्या करना चाहिए? उनके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पर वो और भी बेटर वे में वर्क कर पाएँ, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि ना ही हम फॉर्मल में कम्प्लीटली दे सकते हैं, ना ही इनफॉर्मल में हम कम्प्लीटली दे सकते हैं। द रिपोर्ट ब्रॉडली क्लासिफाइज गिग इकोनॉमी वर्कर्स इनटू प्लेटफॉर्म एंड नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर वो होते हैं जो कि बेसिकली ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जुड़े रहते हैं। वेयर एज नॉन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, वो होते हैं जो कि कैजुअल वेज वर्कर्स होते हैं, ओन अकाउंट वर्कर्स होते हैं इन दी कन्वेंशनल सेक्टर्स, या फिर जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं या फुल टाइम वर्क करते हैं, वो नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल ने इनके बारे में भी बात करी थी। अब देखो, देखने को क्या मिला है कि गिग इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जो वर्कर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। बट अगर हम गिग इकोनॉमी को भी डिवाइड करें मीडियम स्किल्ड जॉब्स में, हाई स्किल्ड जॉब्स में एंड लो स्किल्ड जॉब में, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ वर्कर्स है मीडियम स्किल्ड जॉब में वो बहुत ज़्यादा कम है, वेयर एज लो स्किल्ड एंड हाई स्किल्ड में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो सरकार को क्या करना होगा? नीति आयोग, हमारे थिंक टैंक ने बोला है कि सरकार को ऐसे एक्शंस लाने होंगे जिसके तहत जो मीडियम स्किल्ड जॉब्स जो हैं गिग इकोनॉमी से रिलेटेड, उसके अंदर लोग ज़्यादा आ पाए, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल पाए। By 2029-30, gig workers are expected to form 6.7% of non-agricultural workforce and 4.1 of total livelihood workforce in India। इतना ज़्यादा स्तर पर ये बढ़ रहा है। द थिंक टैंक हैज़ रिकमेंडेड कि क्या लेकर आए हम? एक प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव को लेकर आए ऑन द लाइन्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जिससे ऐसे टाइप की जो फील्ड्स हैं, ठीक है, ऐसे जहाँ पे लोग इंडल्ज हैं, वो और भी ज़्यादा बेटर वे में वर्क कर पाए। तो ये गिग इकोनॉमी से रिलेटेड हमें देखने को मिला एक आर्टिकल, पेज नंबर 1 पे ये था। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। पीएम इनवाइट्स G7 नेशंस टू इन्वेस्ट इन क्लीन एनर्जी। प्रधानमंत्री जी ने G7 नेशंस को इनवाइट किया है कि आप क्या करें, क्लीन एनर्जी में आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। असेस टू एनर्जी शुड नॉट बी अ प्रिविलेज ऑफ रिच, ठीक है, कि सिर्फ रिच के लिए हमें देखने को मिले। एंड द पुअर शुड ऑल्सो हैव द इक्वल राइट टू एनर्जी। ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है, क्योंकि हमारी जैसी जो कंट्री है हम उसको क्या मानते हैं, हमें एज अ डेवलपिंग कंट्री देखते हैं, वी आर नॉट इन द रिच कंट्रीज। तो इसीलिए ऐसी जो बात है वो देखने को मिली है। एट अ स्पेशल सेशन ऑफ G7 समिट इन जर्मनी, ही सेड द क्लीन एनर्जी सेक्टर had emerged as a major domain in India and developed economies should invest in this arena। ठीक है, तो मेजरली हमें यही देखने को मिला इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। इससे ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि G7 कंट्रीज जो हैं, जो G7 नेशन हैं, वो क्या करें, एनर्जी सेक्टर के अंदर और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करें। एंड जो प्रिविलेज है एनर्जी का, वो सिर्फ रिच कंट्रीज़ तक ना रह जाए, वो पुअर कंट्रीज़ या हमारी जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन तक भी पहुंच पाए। एंड जो एनर्जी के जो कॉस्ट हैं वो भी हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो पाए, ना कि वो हमें स्काई रॉकेट की तरह बढ़ते हुए नज़र आए। एंड इससे क्या होगा, बेटर फ्यूचर देखने को मिलेगा। क्लाइमेट, एनर्जी, हेल्थ, सब में हमें कहीं ना कहीं एक बदलाव, एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। रकस इन बिहार असेंबली ओवर अग्निपथ एडजॉर्नमेंट मोशन। देखो हुआ क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड बहुत सारी स्टेट्स अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी स्टेट डेवलपमेंटल एक्शन की बात कर रही है कि अगर ऐसी कुछ स्कीम आती है तो हम आगे क्या करने वाले हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश कह रही है हम क्या करेंगे, जो अग्निवीर होंगे 4 साल बाद उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। और सब जो हैं वो क्या कह रही हैं कि ऐसा कुछ जो है उसको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से खतरा प्रोवाइड कर रहा है हमारे यंगस्टर्स के लिए, उन्हें आगे जॉब नहीं मिल पाएगी। मेघालय जैसी जो स्टेट्स हैं वो ऐसा बोल रही हैं। अभी क्या है, बिहार में हमें देखने को मिला है कि ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई।
जो ट्रेन है उनको जला दिया, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट प्रोटेस्ट हो गया। तो इसी के चलते बिहार असेंबली ने मंडे को विटनेस किया अपरोरियस सीन्स, जहाँ पर ऑपोजिशन ने डिमांड करी है कि एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाए अगेंस्ट द सेंटर्स अग्निपथ स्कीम। देखो मोटे मोटे तौर पर ये थी न्यूज़। हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है? एडजॉर्नमेंट मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस एक डेफिनेट मैटर पर जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है, इसलिए हम कहीं ना कहीं उसको लेकर आते हैं एंड उसको कहीं ना कहीं 50 मेंबर का सपोर्ट लेना होगा, उसी के बाद वो आ सकता है। इन अदर वर्ड्स एडजॉर्नमेंट मोशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोसीजर है एंड व्हेन एडमिटेड लीड्स टू सेटिंग असाइड द नॉर्मल बिजनेसेस ऑफ द हाउस। नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल क्वेश्चन जो चल रहे होंगे वो भी सेट असाइड हो जाएंगे अगर एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस की किसी एजेंडा को सामने रखा जाएगा और ना, एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक डेफिनेट टाइम तक उसको डिस्कस किया जाएगा। द डिस्कशन ऑन द मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। ठीक है, तो 2.5 घंटे के लिए तो कम से कम उस पे ऊपर डिस्कशन होगा ही। अगर नॉर्मल वर्किंग को रोका गया है किसी टॉपिक के लिए तो 2.5 घंटा तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा ही, इसके अंदर ये चीज़ भी बोली गई है। हाउएवर द राइट टू मूव अ मोशन फॉर एन एडजॉर्नमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। रेज अ मैटर विच इज़ डेफिनेट, फैक्चुअल हो, अर्जेंट हो एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो। अगर देखने को मिला बाद में कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का वो नहीं है तो क्या हो सकता है, हैवी रेपरकेशन देखने को मिल सकते हैं। नॉट कवर मोर देन 1 मैटर। ठीक है, एक मैटर के बारे में ही बात हो। बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रीसेंट अकरेंस, जो रिसेंटली चल रहा हो। ठीक है, जो रिसेंटली हम अगर एडजॉर्नमेंट मोशन आता है या उसके बाद हमें फर्दर स्टेप देखने को मिलते हैं, वो एकदम से एक्शन में आ पाए, इस रूप में ये चीज़ बोली गई है। नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, कि प्रिविलेज की ये बात ना करे पर्टिकुलर सोसाइटी को या पर्टिकुलर पीपल को। नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन मैटर दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन। ऐसा नहीं हो कि सेम सेशन में ही किसी टॉपिक के ऊपर बात हो चुकी है बट फिर से बात होने लग गई है। नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज अंडर एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट। नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन अ डिस्टिंक्ट मोशन। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये क्या है, एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडजॉर्नमेंट मोशन इंपॉर्टेंट था, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखो न्यूज़ तो अखबार में बहुत सारी आती है, हम चाहे पढ़ने बैठ जाएं तो हमें 2 घंटे भी लग सकते हैं और भी ज़्यादा लग सकते हैं, पर हमें समझना है कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आर्टिकल्स को समझना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। और अग्निपथ स्कीम जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो तो हम इतने दिनों से कवर करते ही आ रहे हैं। ठीक है, हर जगह पर उसके बारे में आ ही रहा है कि कैसे 4 साल के लिए जो ऑफिसर रैंक से जो नीचे की जो रिक्रूटमेंट है वो आर्मी के तीनों हमें स्टैंड्स पर देखने को मिलेगी एंड उसके बाद उसमें से भी जो 25% लोग होंगे वो आगे ही खाली परमानेंट कमीशन के लिए जाएंगे एंड दीज पीपल विल बी कॉल्ड एज अग्निवीर्स। ठीक है, तो ये कुछ बात थी अबाउट दी अग्निपथ स्कीम। बात करते हैं अगले आर्टिकल की जो कि हमें पेज नंबर 4 पर देखने को मिला है। मुकुल रॉय रिजाइंस एज पाक चेयरमैन। देखो ये थी न्यूज़, हमारे लिए न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1921 आफ्टर इट्स फर्स्ट मेंशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, उसके अंदर क्या हुआ था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में पहली बार मेंशन हुआ था। द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज नाउ कंस्टिट्यूटेड एवरी ईयर अंडर रूल 308 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। ठीक है, रूल 308 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के अंदर ये लिखा गया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एवरी ईयर। चेयरमैन जो होते हैं कमेटी के, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एंड ये एडवाइजरी इन नेचर होता है, यानी ये एडवाइसेस को प्रोवाइड करती है। इसके अंदर 22 मेंबर कुल देखने को मिलते हैं। 15 मेंबर होंगे जो कि लोकसभा स्पीकर जो है वो इलेक्ट करेंगे एंड 7 मेंबर्स हमें देखने को मिलेंगे कि राज्यसभा से आ रहे हैं विद अ टर्म ऑफ 1 ईयर ओनली। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि कितने मेंबर्स हैं, कितने साल के लिए उनकी नियुक्ति होती है। उसके बाद इट वॉज फ्रेम्ड विद द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग वेदर मनी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट
बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन स्पेंड बाय द फॉर्मर विद इन द स्कोप ऑफ डिमांड, ठीक है, जो पैसा है उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, वो लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, ठीक है, ये बेसिकली ये चीज़ देखता है। द PAC रिस्ट्रिक्ट एनी मिनिस्टर फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इट, ठीक है, और नॉट लिखा गया, और नॉट द PAC रिस्ट्रिक्ट एनी मिनिस्टर फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इट, ठीक है। बेसिकली इसका काम आपको पता होना चाहिए, इसका काम क्या है कि जो पैसा है वो क्या सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, एंड गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से उसे लोगों के हित के लिए इस्तेमाल कर रही है कि नहीं, ये चीज़ ये देखता है। 22 मेंबर इसके अंदर हैं, 15 मेंबर्स हमें लोकसभा से आते हुए नज़र आते हैं, 7 मेंबर्स हमें राज्यसभा से आते हुए नज़र आते हैं विद अ टर्म पीरियड ऑफ 1 ईयर ओनली। चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज़ अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड ये कैसी है, ये एडवाइजरी इन नेचर है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, स्टेट फ्रीबीज एंड द कॉस्ट ऑफ फिस्कल प्रोफ्लीगेंसी। देखो, प्रोफ्लीगेंसी का मतलब होता है वेस्टफुलनेस, वेस्ट कर देना रिसोर्सेज को। ये एक एडिटोरियल था, पेज नंबर 6 पे हमें देखने को मिलता है। इस बड़े से एडिटोरियल में मेजर बात यह है कि गवर्नमेंट शुड यूज बोरोड मनी टू इन्वेस्ट इन फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल जनरेट हायर ग्रोथ एंड देयर बाय हायर रेवेन्यू इन द फ्यूचर सो दैट द डेप्ट पेज फॉर इटसेल्फ। हुआ क्या है, हमें देखने को मिलता है कि डिफरेंट सरकार जैसे इलेक्शन पास आते हैं फ्रीबीज प्रोवाइड करने लग जाती है। जैसे कि हमें पंजाब में ही देखने को मिला, आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वादे जो थे वो किए। अब ये बोला जा रहा है कि वादे तो कर दिए पर जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे, एंड अगर हम फ्रीबीज ही प्रोवाइड करते रहेंगे लोगों को तो जो टैक्स मनी होगा वो हमें देखने को मिलेगा कि वो वेन में जा रहा है, ना कि वो डेवलपमेंटल कॉज के लिए जा रहा है। तो इसके इस पर्टिकुलर इतने बड़े आर्टिकल के अंदर ये बोला गया है कि गवर्नमेंट को ऐसे ना कर फ्रीवीज ना प्रोवाइड कर जो बोरोड मनी होता है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म हो। वो क्या करेगा, वो फर्दर हायर ग्रोथ को लेकर आएगा, हायर रेवेन्यू हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, जिससे अगर हायर रेवेन्यू होगा तो जो हमने डेप्ट लिया उसको हम इजीली रीपे कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ गवर्नमेंट स्पेंड द लोन मनी ऑन पॉपुलिस्ट गिव अवेज, पॉपुलिस्ट हो, लोक लुभावनी अगर बातों के लिए ही सरकार जो है वो पैसे डालती रहेगी तो हमें देखने को मिलेगा कि एडिशनल रेवेन्यू नहीं होगा, बल्कि जितना रेवेन्यू है उसमें से भी रेवेन्यू घट जाएगा। ठीक है, ये मेजरली ये बात कर रहा है। इफ़ वी लुक एट पर्टिकुलरली अगर हम स्टेट बजट्स को देखें तो देखने को तो ये मिलता है कि स्टेट बजट बड़े बढ़िया चल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, बढ़िया से फाइनेंसेस चल रहे हैं, एंड हेल्थ हर जगह पर, ठीक है, हर सेक्टर में अच्छे से जो पैसा है उसका इस्तेमाल हो रहा है। एंड फिर देखने को मिलेगा कि जो स्टेट फाइनेंसेस हैं वो ईजिली क्या कर रहे हैं, दे आर कन्फर्मिंग टू द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट टारगेट्स। पर देखो इन रियलिटी क्या है, इन रियलिटी ये है कि मच ऑफ द बोरोइंग दैट फंड्स दीज फ्रीबीज, ठीक है, ये जो फ्रीबीज होती हैं इसके लिए जो पैसा आता है हैपन्स ऑफ द बजट ओनली, ठीक है, मेन बजट से ही कहीं ना कहीं इस पैसे को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बियॉन्ड द पेल ऑफ FRBM ट्रैकिंग, ठीक है, FRBM के अंदर कहीं ना कहीं वो ट्रैक भी नहीं हो पाता है, एंड बजट के थ्रू ही ये जो पैसा है वो फ्रीबीज के लिए जाता है। इफेक्टिवली बर्डन ऑफ डेप्ट इज ऑन द स्टेट एक्सेचर, ठीक है, मेजर बात ये है हमें जो एंड में देखने को मिलती है कि जो बर्डन है इस डेप्ट का, फ्रीबीज सरकार प्रोवाइड तो कर दिया इलेक्शन, पर बाद में जब इलेक्शंस हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, जो बर्डन है वो स्टेट जो एक्सचेचर है उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैड इन फैक्ट पॉइंटेड आउट दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम स्टेट इफ एक्स्ट्रा बजटरी borrowings are taken into account, the liability of the government are way above what is acknowledged in the official books. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि ज़्यादातर देखते हैं कि सरकार कैसे वर्क कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का वो देखती रहती है, उनके अकाउंट्स को चेक करती रहती है, रिपोर्ट्स को लाती रहती है, उन्होंने भी ये बोला है कि इन रियलिटी जो पिक्चर है वो डिफरेंट है, ऑफिशियल बुक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऑफिशियल बुक्स में तो ये दिखेगा कि स्टेट का बजट बढ़िया चल रहा है, बट इन रियलिटी ये है कि कहीं ना कहीं वो गड्ढे में जा रहे हैं क्योंकि वो फ्रीबीज प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड इसका मेजर जो हमें रीज़न देखने को मिलता है वो ये है कि वोट बैंक कहीं ना कहीं मिल जाए, ठीक है। तो ये इस पूरे आर्टिकल के अंदर बताया गया है। द मोर स्टेट स्पेंड ऑन ट्रांसफर पेमेंट द लेस दे हैव स्पेंडिंग ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ऐसे ही ट्रांसफ़र पेमेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, लोगों को हाथ में पैसे देते रहेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगना चाहिए था, रोड्स बनने के लिए, पावर सेक्टर में और अच्छा बढ़ोतरी लाने के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ,
वो क्या कहाँ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट जा रहा है। एंड पोटेंशियली वो क्या करता फर्दर हमें देखने को मिलता, अगर यहाँ पर पैसा लगता तो ग्रोथ आती, एंड ऑल्सो जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है हमारी देश में वो कहीं ना कहीं हमें बेटर होती हुई नज़र आती, क्योंकि जॉब जनरेशन हमें देखने को मिलता। तो इस आर्टिकल के अंदर ये मेजरली था, इससे आगे इसके अंदर कुछ भी समझने वाला नहीं है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट था। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। पेज नंबर 7 पे हमें देखने को मिल रहा है मोदीज 2 समिट्स यूएई ट्रम्प G7। देखो हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज अटेंडिंग 2 समिट्स। पहले तो है G7 समिट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर हम स्पेशल इन्विटी हैं। 48th G7 समिट है ये, जो कि जर्मनी में हो रही है। उसके बाद क्या होगा, बायलैटरल समिट देखने को मिलेगी अबू धाबी के अंदर विद द यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है, ये होने वाली है जून 28 को, यानी कि आज। अकॉर्डिंग टू आवर ऑफिशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेटा, यूएई इन्वेस्टेड मोर इन इंडिया इन 2021। देखो इंडिया इन यूएई की अगर हम बात करें तो हम मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं, एंड 2021 आफ्टर कोविड हमें स्पेशली देखने को मिला है कि यूएई ने ज़्यादा इन्वेस्ट करा है इंडिया के अंदर दैन जर्मनी एंड फ्रांस कंबाइंड। Unlike the UAE, none of the G7 countries has yet signed a bilateral comprehensive economic partnership agreement (CEPA) with India। ठीक है, तो UAE अनलाइक द अदर कंट्रीज़ हमारे साथ उसने क्या किया है, सीपा को साइन किया है। एंड ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है कि जो हमारे जो रिलेशंस हैं वो और भी ज़्यादा बेटर हो सकते हैं एंड बेटर राह पर चल रहे हैं। बोथ समिट्स आर इम्पॉर्टेंट, तो ऐसा बोला जा रहा है कि G7 समिट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो एक तरीके की सप्लीमेंट्री समिट है, बट ऐसा नहीं है। यूएई के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी टाइप की जो समिट होती हैं उससे बेटर हमें एक्शंस आगे देखने को मिलते हैं। इंडिया यूएई सिनर्जी की अगर हम बात करें तो करंटली इंडिया यूएई सिनर्जी एंड एमिटी आर लार्जली ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर्स टेंडिंग, ठीक है। दिस वुड बी हिज 4th विजिट टू अबू धाबी एंड 6th समिट विद शेख मोहम्मद। तो हमने कहीं ना कहीं इतने सालों में, अगर हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो इतने सालों में हमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है यूएई के साथ। 4th मीटिंग ये मानी जा रही है कि 4th टाइम अबू धाबी वो जा रहे हैं, एंड 6th समिट मानी जा रही है ये शेख मोहम्मद के साथ मोदी जी की, ठीक है। तो पास्ट 7 ईयर्स में हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिली है, और जितना ज़्यादा देखो एक कंट्री दूसरे कंट्री से किसी मीटिंग के थ्रू मिले या फिर अलग से हमें देखने को मिले कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जा रहे हैं, तो क्या होता है, डेवलपमेंट होती ही होती है, चाहे किसी भी बेसिस पर हो, सिक्योरिटी लाइन पर हो, मिलिट्री लाइन पर हो, या फिर एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हो, पावर सेक्टर से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती ही, ठीक है। तो इसी की यहाँ पर बात करी जा रही है। द विजिट हैव प्लेंटी टू शो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। ऑल्सो सीपा जो है वो जब से साइन हो गया तो हमें देखने को मिला है कि इकोनॉमिक कंडीशन और भी ज़्यादा बेटर हो सकती है। कोविड के बाद द बायलैटरल ट्रेड ग्रू बाय 68% इन 2021-2022 टू $72.9 बिलियन, अ रिकॉर्ड हाई, ठीक है, ए न्यू रिकॉर्ड बना है इंडिया यूएई रिलेशंस में अगर हम बात करें तो। ऑल्सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों जगह के बड़े हैं। ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमें देखने को मिला है कि $16.8 बिलियन हो गया है, एंड सीपा की वजह से हमें रोबस्ट इकोनॉमिक रिवाइवल देखने को मिला है। हायर ऑयल प्राइजेज एंड लार्जर इंडियन इम्पोर्ट्स, ट्रेड इज़ लाइकली टू ग्रो इवन इन 2022-2023, ठीक है। कोई दिक्कत भी आ जाती है फिर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेड है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि बायलैटरली जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ एंगेज्ड हैं। एज यूएई collects petrodollar, India, the world's fastest growing major economy, could be a lucrative market for investment in areas such as petrochemical हो गया, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, स्टार्टअप्स, ठीक है। इसके लिए इंडिया को यूएई एज अ मेजर देख सकता है कि एज अ मेजर कंट्री देख सकता है जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। A lot has already been done to streamline the manpower sector, including skilling the youth या फिर या यंग इंडियन लेबर फोर्स टू सूट द इमारती रिक्वायरमेंट, बट मोर कैन बी डन, ठीक है, और भी ज़्यादा जो एक्शंस हैं वो लिए जा सकते हैं। देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर है, हमारा डायस्पोरा भी बहुत सारा वहाँ पर है, तो ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है कि जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये आर्टिकल बेसिकली इंडिया एंड यूएई से रिलेटेड था, एंड उनका जो रिलेशन है वो आगे बढ़ रहा है।
उससे रिलेटेड था। इंडिया द यूएई सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट एंड मैन पावर कैन बी अ यूजफुल अलाय। ठीक है, ऐसी टाइप की जो लाइंस होती हैं ये आपको अपने ऐसे में, या फिर आप अगर मेंस का कोई आंसर लिख रहे हैं, इंडिया यूएई रिलेशन पे आ गया तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको रेड में डाला है जिससे आप इसको एम्फसाइज कर सकें इस पर, एंड ऐसे टाइप की जो कैची लाइन्स होती हैं उनको एज अ स्टार्टिंग लाइन यूज़ कर सकें, या फिर उनको लास्ट में कंक्लूजन में भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव हमें एस्पेक्ट देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो भी 7th पेज पर आया है, फ्रॉम हायर टू हायर एजुकेशन। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि हमें देखने को मिल रहा है कि डिजिटल इंडिया की वजह से जो डिजिटल कोर्सेज हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें लाने की बात करी जा रही है हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी हमें आती हुई नज़र आएगी, एंड इसके बारे में अनाउंस विच इट वाज अनाउंस्ड इन 2022-2023 यूनियन बजट। एंड इसमें क्या होगा, इसमें हर टाइप का कोर्स देखने को मिल जाएगा। एनी नंबर, काइंड एंड टाइप ऑफ कोर्स बच्चों के लिए अवेलेबल होगा इन अ हाइब्रिड मैनर। हाइब्रिड का मतलब ये है कि फिजिकल मोड में भी एज वेल एज डिजिटल मोड में भी। एंड इट प्रोक्लेम टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी इनहैंसिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट ऑल। ठीक है, तो हर लेवल पर क्या करा जा रहा है कि ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएगी, ऐसे कोर्सेज लाए जाएंगे जो बच्चे हैं वो हाइब्रिड वे में पढ़ सकें, यानी फिजिकल वे में भी एंड डिजिटल वे में भी। एंड उसके बाद क्वालिटी हायर एजुकेशन उनको प्रोवाइड हो, एम्प्लॉयबिलिटी उनको इजीली मिल जाए, ऑल्सो स्किल डेवलपमेंट उनकी बढ़े, ऐसी टाइप के प्रोग्राम्स लेकर आए जाएंगे। हायर एजुकेशन इन इंडिया इज़ गेटिंग मेटाफोराइज्ड इनटू हायर एजुकेशन। अब हो क्या रहा है हायर एजुकेशन में, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है हमें देखने को मिल रही है तो वो हायर एजुकेशन में कन्वर्ट हो रही है, यानी लोगों को और भी ज़्यादा हायर किया जाएगा इसके थ्रू। एंड ये बोला जा रहा है, देखो कोविड-19 के बाद बेसिकली हमें ये देखने को मिला है, एंड इस चीज़ को पॉसिबल मान लिया है कि जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एक बहुत बढ़िया एक ज़रिया देखने को मिल सकता है जिससे बच्चे आगे अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा रेस कर सकें, अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। तो एक विश्वास पैदा हो गया है कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं हायर एजुकेशन में भी स्टडीज़ थ्रू दी डिजिटल मोड। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का एक बढ़िया यूजेज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। पर एक बात लास्ट में कंक्लूजन में इन्होंने बोली गई है कि टेक्नोलॉजी कैन सप्लीमेंट एंड नॉट सब्सटीट्यूट टीचर्स, कि माना कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है हर वे में, बच्चों को एक क्लिक पर सब चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। हमें ही देख लो, इस समय हमें लगता है कोई चीज़ हमें नहीं पता, हम सीधा गूगल करते हैं और हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है एंड बहुत ज़्यादा हमें इन्हांस कर रही है, बट ग्राउंड लेवल पर वो हो सकता है अभी भी वो जो टीचर्स होती हैं उनको नहीं रिप्लेस कर पाए, क्योंकि टीचर्स के साथ आप इजी इंटरेक्शन कर पाते हो, ऑल्सो आपके इमोशंस बिल्डअप हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में इस आर्टिकल ने पर्टिकुलरली बताया। ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, पेज नंबर 12 पे देखने को मिलता है कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड, कि कोस्टल सिक्योरिटी जो ग्रुप होती है, टीम गोज द एक्स्ट्रा माइल टू सेव एल्डरली लंकन कपल। देखो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर हमारे लिए जो न्यूज़ है ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बेसिकली ये समझना कि जो कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप है, जो पर्सनल्स होते हैं, वो हमारे इंडिया की जो हमें देखने को मिलती है मेन जो कोस्ट लाइन होती है उसको क्या करते हैं, वो उसको और भी ज़्यादा बेटर कर देते हैं। ओके, एंड उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होता है, एंड सिक्योरिटी और भी वे में जो एक्शंस है वो लिए जा सकते हैं। और तो देखो हमें हमारी कंट्री का पता है, हमारी कंट्री में क्या है, एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है, एंड बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो कोस्ट पर पड़ती हैं, एंड ऑल्सो हमारा 90% से ज़्यादा का जो ट्रेड होता है वो यहीं के थ्रू होता है। तो ये जो कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप है यहाँ पर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करती है, ऑल्सो जो ऐसे टाइप के जो एक्शंस होते हैं उनको लेती रहती है। अब देखिए दूसरा आर्टिकल इसी पेज के अंदर हमें देखने को मिलता है, इंडिया यूरोपियन यूनियन रिज्यूम FTA नेगोशिएशन। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ऑन मंडे रिज्यूम द नेगोशिएशन आफ्टर अ गैप ऑफ 8 years। ठीक है, 8 साल का कहीं ना कहीं एक जो गैप था वो हमें देखने को मिल रहा था कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, एंड अ मूव एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू रीजन्स हमें अब फाइनली देखने को मिला है मंडे को। Senior officials from both the sides will hold discussions till July 1। ठीक है, तो अब देखो इंडिया के साथ अभी इस समय इंटरनेशनल वे में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं,
G7 समिट मिल रही है, फिर अबू धाबी में भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जाने वाले हैं। उसके बाद अब ये हो गया, ठीक है, जुलाई 1 तक क्या हमें देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर भी डिस्कशंस होंगे। FTA जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का, उसके बारे में बातचीत होगी। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। इंटरनेशनली हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स है वो आगे हमें आती हुई नज़र आ सकती हैं। India had started negotiations for a trade pact with the EU in 2007, but the talks stalled in 2013 as both sides failed to reach an agreement on key issues. But finally देखो अब जो है वो एक्शंस लिए जाएंगे। फर्दर आगे आगे जब हम द हिंदू को कवर करेंगे, जब भी जो भी नई चीज़ हमें देखने को मिलेगी उसको हम कवर कर लेंगे। एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें आगे देखने को मिलेंगी, किस बेसिस पर जो है एग्रीमेंट को लाया गया है, ठीक है, वो भी हम आगे कवर कर लेंगे। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो कि हमें पेज नंबर 12 पे देखने को मिलता है। इंडिया मलेशिया डिस्कस डिफेंस टाइज, ठीक है। बोथ कंट्रीज क्या करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू अपग्रेड देयर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। एंड इंडिया एंड मलेशिया दोनों ही मल्टीलेटरल वे में एक दूसरे के साथ एंगेज होने वाले हैं। ये आर्टिकल मेजरली यही बात कर रहा है, इससे ऊपर इसके अंदर कुछ भी ऐसा पढ़ने वाला है नहीं। ओके दूसरा आर्टिकल इसी के एडजेसेंट आपको देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक अप्रूव $250 मिलियन लोन टू बूस्ट इंडियाज रोड सेफ्टी, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने फिर से एक हेल्पिंग हैंड हमें दिया है। इन्होंने हमें $250 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है, जिससे हम रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स को लेकर आ सकें 7 स्टेट्स में, अंडर विच अ सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्टिंग नंबर विल बी अ सेट अप टू बेटर मैनेज पोस्ट क्रैश इवेंट्स, ठीक है। जो इवेंट्स हो जाते हैं, जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रोड से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं हम इससे बचा पाएंगे। एंड ऐसा कुछ अगर हमें मिलता है, ठीक है, एक हेल्पिंग हैंड मिलता है, एक लोन मिलता है, तो क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पैसा लग रहा है, यानी हम कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप होती है। अगर एक रोड ही बन रही है सपोज करो, तो उस रोड के थ्रू आप सोचो डेली कितने सारे लोग जाएंगे। हमें देखने को मिलता है कि रॉ मटेरियल हो सकता है कहीं से कहीं किसी फर्म के पास जा रहा है और टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो इकोनॉमी और भी ज़्यादा हमें आगे बढ़ती हुई नज़र आ जाती है अगर ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता है। तो ये एक आर्टिकल था जो कि इसी आर्टिकल के एडजेसेंट पेज नंबर 12 पे हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं पेज नंबर 14 की। नेटो टू रेज रिस्पॉन्स फोर्स फ्रॉम 40,000 to 3 लाख ट्रूप्स। देखो नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी जो अपनी स्ट्रेंथ है रैपिड रिएक्शन फोर्स की उसको बढ़ा दिया है। एंड कहा है कि ये एक एरा है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का, इसलिए हमें भी अपने आप को इम्प्रूव करना होगा और भी ज़्यादा बेटर करना होगा। एंड जब सिक्योरिटी की बात होती है तो जितने बेटर हम एक्शंस ले सकते हैं वो हमें लेने चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑल्सो यूक्रेन का जो कंडीशन है उसके बाद क्या देखने को मिला है कि ओवरऑल वर्ल्ड में ये हो गया है कि क्या करो, अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाओ, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, अपने सिक्योरिटी जो एलाइज हैं उनको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करो। तो इसी के बारे में ये जो पर्टिकुलर है ये बात कर रहा है एंड फोकस कर रहा है ये रशिया एंड चाइना से जो थ्रेट फॉर्म हो रहे हैं और सब कंट्रीज़ को, इनके ऊपर। अगला आर्टिकल है ईरान यूएस सेट टू रिज्यूम न्यूक्लियर टॉक। तो ईरान एंड यूएस फाइनली, कल भी हमने देखा था इनके बारे में, ये जो हैं ये क्या करने वाले हैं, जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं उनको फिर से रिज्यूम करने वाले हैं। फिर से ये कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर डील है उसको रिवाइव करने वाले हैं एंड इसके ऊपर जो नेगोशिएशन है वो हमें आती हुई नज़र आएंगी। अगर कोई और मेजर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर भी इतनी ज़्यादा कोई मेजर हमें देखने को नहीं मिली है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है। जो 2015 की जो न्यूक्लियर डील थी, जो कि एक लैंडमार्क डील थी, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि यूएस कहीं ना कहीं विड्रॉ कर लिया एंड ईरान के ऊपर क्या हो गया, मैसिव सैंक्शंस लग गए, यूएस ने भी लगाए एंड ऑल्सो और कंट्रीज़ ने डर कर कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो ट्रेड था वो भी कम कर दिया। ईरान बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस के थ्रू गया, ठीक है, ये हमें मेजर देखने को मिला है। यूएस कॉमकासा लेकर आ गया, तो ये हमें मेजर हमें पीछे 2 साल में देखने को मिला है जो सिचुएशन हुई है। उसके बाद ईरान एंड यूएस ने फाइनली डिसाइड किया है कि क्या करेंगे, अब हम नेगोशिएशन करेंगे एंड जो डील है उसको फिर से रिवाइव करेंगे। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आज का इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, मेजर जो आर्टिकल्स थे उनको हमने कवर कर लिया है। ऐसे ही आप हमारे साथ द हिंदू को कवर करते रहिए। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।